ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संगठन को बदनाम करना नहीं है। इसमें दी गई सारी जानकारी पब्लिक सोर्स से ली गई है। धनबाद झरिया एक ऐसा शहर जहां कोयले को फ्यूल नहीं पावर माना जाता है। जिसके हाथ में कोयला उसी का पावर चलता है। जहां की जमीनें कोयले की कालिख से ज्यादा खून के छींटों से भरी पड़ी है। मजदूरों की हालत सुधारने के लिए बहुत सारे मसीहा आए, लेकिन मसीहा तो बड़े बनते चले गए, मजदूरों की हालत बद से बदतर होती चली गई। धनबाद एक ऐसी जमीन जहां दौलत और तबाही साथ साथ चलती है। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1774 में। दो अंग्रेज ऑफिसर जॉन समर एंड हैटली दामोदर नदी के किनारे कुछ खोजने आते हैं और उस खोज में वहां मिलता है ब्लैक डायमंड यानी कि कोयला। उन्हें लगा कि खजाना तो मिल गया, परंतु रियलिटी में वह खजाना नहीं खोद रहे थे, मजदूरों का कब्र खोद रहे थे। The Chasnala tragedy remains etched in the collective memory of Dhanbad, a stark reminder of the human cost of coal. आज़ादी से पहले उस कोयले पर हक अंग्रेजों का और ज़मीनें झरिया की राजा की होती थी, लेकिन आज़ादी के बाद उस कोयले में एंट्री हुई यूनियंस ठेकेदारों की, जिसने कोयला तो निकाला ही लेकिन मजदूरों का खून चूस लिया गया। साल 1950 यूपी के बरौनी से कुछ हासिल करने, अपने ज़िंदगी का अलग पहचान देने एक शख्स झरिया के उस कोल पावर से जुड़ जाता है। नाम था बीपी सिन्हा, जो मजदूरों का आवाज़ उठाते उठाते वहाँ के लीडर बन गए। उनकी आवाज़ में ही इतनी ताकत थी कि लोग खुद उनसे जुड़ते चले गए। उनका एक नारा था कि कोयला तुम्हारा है, इस पे पहला हक तुम्हारा ही होगा। लोगों ने उन्हें अपना मसीहा बना लिया, लेकिन एक मसीहा को ज़रूरत होती है सेफ्टी के लिए एक मस्कल पावर की। और उसी समय एंट्री होता है यूपी से ही आए सूर्यदेव सिंह की। सूर्यदेव सिंह कुछ ही समय में ऐसे उभरे कि लोगों के नज़रों में बीपी सिन्हा ओझल होते हुए दिखाई दे रहे थे। बीपी सिन्हा और सूर्यदेव सिंह के बीच खटपट की खबर पूरे धनबाद में फैल गई और कुछ बड़ा होने वाला है इसकी बू भी आने लगी थी। 1971 के आसपास कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया, जिसके बाद आपको अगर कोयला पर पावर बनाए रखना है तो आपको पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी हो गया। इमरजेंसी के बाद देश में जनता पार्टी की लहर थी। सूर्यदेव सिंह ने जनता पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए। पॉलिटिकल पावर मिलने से वह और भी मजबूत हो गए। उसके बाद भोरी डी माइंस को लेकर के बीपी सिन्हा के सपोर्टर्स और सूर्यदेव सिंह के सपोर्टर्स के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और इस घटना के 2 सालों के बाद 29 मार्च 1979 को बीपी सिन्हा के घर कुछ अनजान लोग घुसते हैं और बीपी सिन्हा को गोलियों से भून दिया जाता है। पुलिस की शक की सुई घूमती है सूर्यदेव सिंह की ओर, लेकिन कोई भी सबूत ना मिलने के कारण सूर्यदेव सिंह को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद सूर्यदेव सिंह का पूरे धनबाद और कोयला क्षेत्र में एक छत्र राज रहता है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा दे, लेकिन 1982 में सिंह मेंशन की ओर एक आवाज़ उठ रही थी, वो भी वासीपुर से। नाम था सफ़ी खान। सफ़ी खान PWD और रेलवे स्क्रैप का ठेकेदार था। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो सरदार खान है वो सफ़ी खान के कैरेक्टर से ही लिया गया है। ये भिड़न कोयले का नहीं, ईगो का था। और हुआ क्या, साल 1983 में परवड्डा पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े सफ़ी खान की हत्या कर दी गई। पुलिस की शक की सुई फिर घूमी सिंह मेंशन की ओर सूर्यदेव सिंह पर, लेकिन सूर्यदेव सिंह का साफ बोलना था, जो पेड़ सबसे ज़्यादा फलदार होते हैं, सबसे ज़्यादा पत्थर वहीं चलाया जाता है। सफ़ी खान के बेटे फ़हीम खान ने बताया कि उनके रिश्तेदार हनीफ ने भी सफ़ी खान की हत्या के लिए शूटर को सुपारी दी थी। किसी रिपोर्ट में हनीफ का नाम आता है तो किसी में बाबला अरशद आलम का। इसमें सूर्यदेव सिंह का कोई लेना देना नहीं था। फ़हीम खान ने इसका बदला 1984 में
दो लोग असगर और अंजार को बैंक मोड़ के पास मार के लिया। सिंह मैंसन और वासेपुर के बीच में और भी भयंकर गैंग वार स्टार्ट हो गए और इस बीच फहीम खान के भाई समीम खान और छोटन खान की भी हत्या हो गई। वेट एक स्टोरी बताता हूँ आपको, जिससे पता चलेगा आपको कि सूर्यदेव सिंह का क्या पावर था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा देश सिखों के खिलाफ हो गया था और धनबाद भी इसी आग की लपेट में था। सिखों की दुकानें जला दी जा रही थी। लगभग 50,000 से ऊपर की भीड़ 1,000 सिखों को मारने के लिए दौड़ी। सिख अपना जान बचाने के लिए सिंह मैंसन की ओर भागे। सूर्यदेव सिंह ने गेट खोल दिया। सिखों को अंदर करने के बाद भीड़ के सामने ऐलान किया कि सिखों पे हमला होने का मतलब है सिंह मैंसन पे हमला और सिंह मैंसन पे हमला होने का मतलब है सूर्यदेव सिंह पर हमला। बस इतना बोलना था कि उस 50,000 भीड़ में से किसी एक भी इंसान का हिम्मत नहीं हुआ कि पैर आगे बढ़ाए और सब के सब वापस लौट गए। वहाँ के लोकल लोगों का बोलना था फहीम खान से निपटने के लिए सूर्यदेव सिंह शब्बीर आलम को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है। फिल्म वासेपुर में जो फजलू है वही शब्बीर आलम के कैरेक्टर से उठाया गया है। सूर्यदेव सिंह की मौत 1991 में हार्ट अटैक से हो जाती है। सूर्यदेव सिंह की मौत होने के बाद ही पूरा हाहाकार मच जाता है। इतनी बड़ी विरासत वो छोड़ के जाते हैं कि उस विरासत को कौन संभालेगा, इस पर बाहर तो छोड़िए, घर के अंदर भाइयों में फूट पड़ जाती है। Get away from it! You think you can take everything? It's not yours alone. We won't let you sell it. This is our father's legacy. और इसका बड़ा फायदा उठाया बड़े लीडर राजू यादव की बीवी अबो देवी ने। वह झरिया से 1991 से लेकर के 2000 तक एमएलए रहती है। उसके बाद साल 2000 में बच्चा सिंह एमएलए बनते हैं, जो कि सूर्यदेव सिंह के भाई हैं। इधर वासीपुर में शब्बीर आलम और फहीम खान के बीच राइवलरी इतनी बढ़ गई कि 18 अक्टूबर 2001 को शब्बीर आलम ने फहीम खान की मां और मोती को मौत के घाट उतार दिया। शब्बीर आलम को ऐसा फील हुआ कि उसने वासेपुर पर अपना हक बना लिया है, लेकिन हो गया उल्टा। उम्र कैद हुई शब्बीर आलम को और उसके फैमिली को वासेपुर से भागना पड़ा। अब स्टोरी को और थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। सूर्यदेव सिंह की मौत के बाद 1991 में एंटी सूर्यदेव सिंह का जो गैंग था वो एक्टिव हो गया। अभी ही मौका है पूरा कॉल पावर अपने अंदर लेने का। इस गैंग में खासकर 3 आदमी थे, सकलदेव सिंह, विनोद सिंह और सुरेश सिंह। सकलदेव सिंह और विनोद सिंह अपने भाई थे, बट सूर्यदेव सिंह के मरने के बाद उन्हीं के खास आदमी प्रमोद सिंह भी सिंह मैंसन के एंटी हो गए और इसी ग्रुप से जुड़ गए। सुरेश सिंह का पैसा, सकलदेव सिंह और विनोद सिंह का यूनियन मजदूरों का, प्रमोद सिंह के पास सिंह मैंसन के अंदर की खबरें थी। सब मिलके सिंह मैंसन के कॉल पावर और ट्रांसपोर्टेशन हथियाने लगे। लेकिन धनबाद में सिंह मैंसन के खिलाफ खड़ा होना मौत को दावत देना था। पहले सकलदेव सिंह और विनोद सिंह की हत्या हो जाती है और इसके बाद 3 अक्टूबर 2003 को प्रमोद सिंह का मर्डर हो जाता है। अपने तीनों खास आदमी के मर्डर के बाद सुरेश सिंह ने प्रमोद सिंह के मौत का फायदा उठाया और एक झूठा डाइंग डिक्लेरेशन रेडी किया, जिससे रमाधीर सिंह और राजीव रंजन सिंह को फंसाया जा सके। इस डिक्लेरेशन को देखकर सूर्यदेव सिंह के बड़े बेटे राजीव रंजन सिंह फरार हो जाते हैं और यूपी के ब्रजेश सिंह, जो समय के डॉन थे, उसके शेल्टर में छिपे रहते हैं। लेकिन सीबीआई जांच हुई तो सुरेश सिंह का सब आरोप झूठा निकला। ब्रजेश सिंह के पूछताछ में पता चला कि सुरेश सिंह ने बाद में राजीव रंजन को खोजकर उसे मार दिया। यानी लेट सूर्यदेव सिंह के बड़े बेटे राजीव रंजन की रहस्यमयी मौत हो जाती है। लेकिन बाद में सुरेश सिंह को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और 2011 में एक फंक्शन के दौरान उन्हें भी गोलियों से भून दिया जाता है और इसका इल्जाम लगा सिंह मैंसन पे। 2009 के आसपास में एक और नाम जो कॉल पावर में हाहाकार मचा रहा था, भुल्लू महतो। 90s में ये सिर्फ लेबर थे, उसके बाद यूनियन लीडर बने, फिर सिंह मैंसन के साथ मिलकर काम भी किया। कुछ खटपट के कारण सिंह मैंसन और उनके बीच दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन साल 2009 में झारखंड विकास मोर्चा से बाघमारा से इलेक्शन लड़ा और फिर जीत भी गए, जिसके बाद पूरा बाघमारा कॉल बेल्ट को अपने अंडर ले लिया। बाघमारा को आप कोई छोटा मोटा प्लेस मत समझिएगा दोस्तों। बाघमारा और
झरिया, ये दो ही प्लेस हैं धनबाद के अंदर जहां सबसे ज़्यादा कोयले की माइनिंग होती है। बीसीसीएल के बड़े माइनिंग ब्लॉक्स जैसे ब्लॉक 2 और गोविंदपुर एरिया। इधर सिंह मैंसन में सूर्यदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह और उनके भतीजे नीरज सिंह के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वो बोलते हैं ना, एक ही कैलिबर के दो आदमी एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। नीरज सिंह ने अपना एक अलग जगह बनाया, नाम रखा रघुकुल। अब थोड़ा आते हैं वासेपुर की ओर। 2009 में सागिर अहमद के मर्डर केस में फ़हीम खान ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद वासेपुर के कमान संभाली फ़हीम खान के बेटे इकबाल खान और उसके भांजे प्रिंस खान ने। 2009 में एक बड़ी घटना और हुई। शब्बीर आलम का भाई वाहिद आलम मार्केट में मर्डर हो जाता है उसका, और लोगों का बोलना था कि ये मर्डर अपनी माँ और मौसी का बदला था फ़हीम खान के लिए, और इसका आरोप लगा फ़हीम खान के भांजे प्रिंस खान और भतीजे गोपी खान पर। सिंह मैंसन का पावर कम होता देख संजीव सिंह खुद 2014 में झरिया सीट से इलेक्शन लड़े और जीत गए। लेकिन 21 मार्च 2017 का वह काला दिन जहां पूरे धनबाद को सन्नाटे में डाल देगा। संजीव सिंह के चचेरे भाई नीरज सिंह अपनी गाड़ी से स्टील गेट के ब्रेकर के पास आए और गाड़ी धीमी हुई। उसी समय उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। लगभग 67 गोलियां फायर हुई और मौके पर ही नीरज सिंह की मौत हो गई। धनबाद में बदमाशों ने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। और अचंभित वाला बात यह है दोस्तों कि नीरज सिंह के मर्डर का चार्ज उनके ही भाई संजीव सिंह पर लगा। इसी कारण उन्हें 2017 से लेकर के 2025 तक 8 साल जेल में रहना पड़ा। फिर जेल से 2025 में सबूतों के अभाव से कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया और धनबाद में आते ही मेयर पद का चुनाव भी जीत गए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, ऐसा खूनी खेल होता क्यों है कमेंट में जरूर बताइए।